हेलो 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 वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हेलो वेरी गुड इवनिंग। बहुत 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 स्वागत है आप सभी का। वेलकम है इस फाउंडेशन बैच के 7th चैप्टर में। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सिलेबस अपन कवर कर चुके हैं और आज मैं शुरू करने वाला हूँ सिलॉक्स चैप्टर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट जिसको बच्चे पसंद करते हैं, आसान होता है, प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है, कई सारे पैटर्न बन गए हैं आज के दिनों में, राइट। अच्छा, पता है एक खास चीज़, जब कभी आप इंटरव्यू देने जाते हो ना जॉब के लिए, जो इंटरव्यूअर बैठा है वो भी और जो इंटरव्यू देने जा रहा है वो भी, दोनों के मन में रहता है कि क्यों ना इसी टॉपिक से शुरू किया जाए। कई बार बहुत शानदार चीज़ें निकल आती है, इसमें मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए आज एक ऐसा सेगमेंट को शुरू करने वाला है जो आपके प्री में, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन हो, जनरल कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन हो जिसमें लॉजिकल रीजनिंग आता हो, 4 से 5 नंबर का आता है, और मेंस की तो बात ही माशाल्लाह ज़बरदस्त है। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ तो पता ही है कि मैं पहले माइंड मैप बनाता हूँ, तो आज भी मैं वैसा ही कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो सिलॉग्स है इसमें कितने पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है, तब हम समझेंगे सिलॉग्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। तब हम उसको डिवाइड करेंगे कि क्या 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 कैसे कैसे पढ़ना है। या एक काम करते हैं, पहले सिलॉग्स समझाता हूँ मैं, तब मैं समझाऊंगा कि इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। ये जो वर्ड है, क्या वर्ड है ये? सिलॉग्स। आप में से कोई भी एनीबडी क्या मुझे ये बता सकता है कि ये जो सिलॉग्स वर्ड है इसका मतलब क्या है? अब मैं ऐसी शुरुआत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत है ऑफलाइन क्लास में भी मैं ऐसे ही पढ़ाते रहा हूँ। अगर आप इसका मतलब समझ लेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझ लेंगे। तो समझो, एक्चुअल में जो ये वर्ड है वो ये है ना। कई सारे लोग इसको सिलोजिज्म प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्चुअल में ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या है? तो इस वर्ड का मतलब आपको देखने को मिलेगा टू कंक्लूड। देन अब ये जो वर्ड है कंक्लूड, ये बेसिकली किससे बना है? तो ये क्या है? कंक्लूजन। अब आप मुझे ये बताओ, बहुत सिंपल वे में ये बताओ कि आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का कंक्लूजन कब निकालते हो? जब आपको उससे रिलेटेड फैक्ट्स पता हो, जब आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई हो। अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो बता पाओगे क्या? नहीं। तो वही जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को इस पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि सिलॉग्स में क्या बोला जाता है? स्टेटमेंट। समझ आया? स्टेटमेंट। अब अगर आप में से कोई हमारे हिंदी भाषी भाई साहब हैं तो ये स्टेटमेंट को कथन बोला जाता है और कंक्लूजन को निष्कर्ष बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये जो हमारा टॉपिक है, ये बेसिकली ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन इसी टॉपिक के, इसी दोनों वर्ड्स के आसपास घूमता रहेगा। कुछ एक स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उस स्टेटमेंट पे बेस्ड कुछ कंक्लूजन दिए जाएंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि जब आप उस स्टेटमेंट का यूज़ करके कंक्लूजन को चेक करने जाओगे तो जो कंक्लूजन होगा बच्चे, वो 3 तरीके का निकलेगा। एक जिसको आप 100% राइट बोलोगे, दूसरा कंक्लूजन जिसको आप 100% रॉन्ग बोलोगे। बट अपने लाइफ में भी कई बार सिचुएशन ऐसा आता है जब अपन किसी चीज़ को ना तो 100% राइट बोल पाते और ना ही 100% रॉन्ग, और तब अपन या तो पॉसिबिलिटी के केसेस को ढूंढना शुरू करते हैं कि ये हो सकता है, या फिर अपन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये वाली सिचुएशन, राइट। जैसे सपोज कर लो, मैं नॉर्मल क्लास में एग्जांपल देता रहा हूँ। सपोज कर लो कि बात करते हैं लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, नहीं, निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन। वहाँ पर V3S मॉल है, एग्जाम्पल मैं पहले दे चुका हूँ। V3S मॉल के गेट पर आपने अपने एक मेल फ्रेंड यानी कि दोस्त को एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की के साथ देखते हो, बहुत ज़्यादा, I mean बहुत ज़्यादा। ऐसा आपके मन में क्या क्या बातें आएंगी? कई सारी बातें आ सकती हैं। पहला तो ये आ सकता है कि बताया नहीं, सच्चाई क्या, डोंट केयर,
पहला क्या आएगा बताया नहीं। दूसरा क्या हो सकता है यार, हो सकता है रिलेटिव हो सकता है दोस्त हो सकता है सिस्टर हो, तो ये भी सकता है कि बहुत ज़्यादा दोस्त हो, करीबी फ्रेंड हो। मैं इन सारे ही एजम्पशन की जब बात कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ उसमें मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकता है, राइट। अब भी हो सकता है, तो सोचो। मैं 30 सेकेंड में पानी पी लेता हूँ। मैं आपको हो सकता है नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं सच में पानी ही पी रहा हूँ। तो क्या अब ये हो सकता है तब आता है, या आपने जो चारों चीजें कही कि ये पॉसिबल ये पॉसिबल, ये तब अपन बोलते हैं जब आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं है। और उसी सिचुएशन को कई सारे बुक में CND लिखा जाता है, उसी सिचुएशन को कई सारे बुक में कांट से लिखा जाता है, और उसी सिचुएशन को कई सारे बुक में क्या लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है जिसको बोलते हैं डाउटफुल। समझ आई बात? अब समझो, अगर आप उस पर्टिकुलर लड़की को नहीं पहचान रहे हो कौन है, आपके किसी और फ्रेंड ने बोला कि ये पॉसिबिलिटी ये पॉसिबिलिटी ये पॉसिबिलिटी है, आप सारे ही पॉसिबिलिटी को नेगेटिव नहीं बोल सकते, एज वेल एज 100% पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप श्योर नहीं हो। लेकिन सपोज कर लो अगर आपको पता ही हो उस लड़की के बारे में कि वो उसके रिलेटिव ही है, तो आप 100% क्या बोलोगे, राइट बोलोगे कि चलो भाई तुम कह रहे हो रिलेटिव है और मैं भी जानता हूँ रिलेटिव है। किसी ने बोला वो रिलेटिव है, लेकिन आप 100% जानते हो कि वो रिलेटिव नहीं है, वो कोई और है। समझ रहे हो ना, कोई और है, तो आप 100% क्या बोलोगे, उसको रॉन्ग बोलोगे भाई, कि नहीं जो तू कह रहा है वो गलत है। मतलब ये कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको 100% पता हो, उसके फेवर में बात की जा रही हो आप यस करते हो, 100% पता हो लेकिन उसके अगेंस्ट बात की जा रही हो आप नो करते हो। और ऐसा सिचुएशन जहां आपको ही नहीं पता, आप या तो कांट से या तो डाउटफुल या कैन नॉट बी डिटरमाइंड करते हो। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में जब स्टेटमेंट से कंक्लूजन पे आओगे तो कंक्लूजन राइट भी होगा, रॉन्ग भी होगा और CND भी होगा। लेकिन बात ये रही कि क्या आंसर ऐसा मिलेगा, तो आंसर है नहीं, आंसर आपको डिफरेंट मिलेगा। कैसा मिलेगा? आंसर आपको मिलेगा कई जगह पर फॉलो, कौन सा फॉलो कर रहा है, और कई जगह पर कैसा मिलेगा, डू नॉट फॉलो, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। अब बात ये रही कि अगर आंसर ऐसा मिलेगा क्या फॉलो और डू नॉट फॉलो, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ राइट रॉन्ग और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो ये समझना जरूरी है क्यों बता रहा हूँ मैं। आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत सिंपल वे में क्लियर करूंगा मैं, और आप समझ भी लोगे उस चीज़ को, राइट। तो जो राइट होगा वो 100% फॉलो, जो रॉन्ग होगा 100% डू नॉट फॉलो, और जो कांट बी डिटरमाइंड होगा ना वो दो कंडीशन बनाता है। अगर कोई भी ऐसा कंक्लूजन लग रहा हो कि पहले वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी वर्ड लगा हुआ है तो फॉलो में चला जाएगा, और पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं लगा है तो डू नॉट फॉलो में चला जाएगा। क्लियर? याद रहेगा ये? आई होप याद रहेगा ये, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, और भी इजी मैं इसको आगे करने वाला हूँ समझाने के लिए, आप समझ लोगे इसको, बड़ा मुश्किल नहीं, राइट। अब बात ये रही कि ये जितने भी ये स्टेटमेंट हैं या जितने भी कंक्लूजन हैं, इन सारे ही चीज़ों को बनाने के लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स का सिलॉग्स में यूज़ किया जाता है। आपको पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन उस पर आने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैं माइंड मैप बनाऊंगा, तो अपन समझ लेते हैं। आपका जो सबसे पहला पैटर्न होगा, उस फर्स्ट पैटर्न को मैं फिलहाल नाम दे रहा हूँ क्या, नॉर्मल सिलॉग्स। क्या नाम दे रहा हूँ? नॉर्मल सिलॉग्स फर्स्ट। सेकंड, नॉर्मल सिलॉग्स का बेसिक मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, नॉर्मल सिलॉग्स का बेसिक मतलब है कि स्टेटमेंट गिवन होगा, आगे कंक्लूजन गिवन होगा, स्टेटमेंट से रिलेटेड आप वेन डायग्राम फॉर्म कर लोगे, फिर कंक्लूजन चेक कर लोगे विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज रॉन्ग, ये जैसा भी आंसर होगा वो। दूसरा क्या हो जाएगा, रिवर्स। समझिएगा,
दूसरा क्या होगा, रिवर्स सिलॉक्स। अब ये रिवर्स क्या है, तो रिवर्स वर्ड का मतलब ये उल्टा, अपोजिट। इसका मतलब ये कि इसमें कंक्लूजन पहले गिवन होगा और स्टेटमेंट 4-5 बाद में गिवन होंगे, और आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास जो कंक्लूजन है वो दिए गए 4-5 स्टेटमेंट में से किस में 100% करेक्ट है। मतलब उल्टा, यहाँ पर स्टेटमेंट पहले कंक्लूजन बाद में, और यहाँ पर कंक्लूजन पहले और स्टेटमेंट बाद में। ये प्री में पूछा जाएगा और ये आपका मेंस में पूछा जाएगा। इसके अलावा क्या, इसके अलावा क्या, इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा सिलॉक्स का एक पैटर्न जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोडेड सिलॉक्स। कई सारे एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन, रिवर्स सिलॉक्स, कोडेड सिलॉक्स, ये आपसे 3 पैटर्न का क्वेश्चन। अब यहाँ जब आप ये पढ़ रहे होगे तो आप इसमें 2 कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। फर्स्ट, मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा एक पैटर्न जिसको हम क्या करके पढ़ेंगे, इधर और, वही या तो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, डिटेल बताऊंगा आगे में। और दूसरा पैटर्न आप इसमें क्या पढ़ोगे, पॉसिबिलिटी का केस। क्या पढ़ोगे, पॉसिबिलिटी का केस, यानी कि पॉसिबल केसेस। ये ओवरऑल आपके चैप्टर में ये 4-5 चीज़ें हैं जो अपन पढ़ने वाले हैं, समझ आई बात। अब बात रही, चाहे आप नॉर्मल केस पढ़ो, आप रिवर्स पढ़ो, आप कोडेड पढ़ो, आप फिलर पार्ट पढ़ लो, आप इधर और पढ़ लो, पॉसिबिलिटी, कुछ भी पढ़ लो, इन सब को ही बनाने के लिए कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो आपका स्टेटमेंट भी बनाएगा, वही आपका कंक्लूजन भी बनाएगा। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ उसकी तरफ, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी टेल यू कि अगर लेक्चर 20 मिनट से ज़्यादा लंबा होगा तो मैं इसको बीच में स्टॉप कर दूंगा, अपन दूसरी वीडियो दोबारा शुरू करेंगे, फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सिलॉक्स का जो सबसे छोटा बच्चा है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं सम, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, सम। सबसे पहले ये समझिए कि स्टेटमेंट में यूज कैसा किया जाता है। स्टेटमेंट में यूज किया जाएगा सम ए आर बी। एक चीज़ और, आज का ये लेक्चर अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद आपको कभी भी सिलॉक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, गारंटीड, 100% गारंटीड। डन। देखो, सम स्टेटमेंट कैसा लिखा जाएगा, इसमें स्टेटमेंट कुछ ऐसा मिलेगा आपको, सम ए आर बी। डन। अपन डायग्राम कैसा फ्रेम करेंगे, तो इस ए के कुछ पार्ट को बी में पुट कर देना है, दैट इज सम ए आर बी, और यही होगा, इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। कई सारे मेरे दोस्त टीचर कई सारे बुक्स में जो पॉसिबल केसेस होते हैं वो डायग्राम फ्रेम कर देते हैं, हमें नहीं सोचना, हमें पॉसिबल केसेस में डायग्राम नहीं बताना, सिंप्लीफाइड वे में रखना है। अगर क्वेश्चन के कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी वर्ड मेंशन किया गया है, कैन वर्ड मेंशन किया गया है, मे वर्ड मेंशन किया गया है, तो डायग्राम बनाएंगे। नहीं तो सिंपल रखो ना भाई, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी करो, आगे पीछे इधर उधर बढ़ने की जरूरत नहीं, फिजूल का टकना नहीं। ये तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी सम आएगा तो ये पूछना है। अब बात रही कि क्या हर बार सम सिर्फ सम के फॉर्मेट में हो जाएगा, तो आंसर है नहीं। क्वेश्चन में कई बार क्या यूज कर सकता है, फ्यू, कई बार क्या यूज कर सकता है, अ फ्यू, कई बार क्या यूज कर सकता है, द फ्यू। आप समझना इसको, बहुत जरूरी है। जैसे अ फ्यू ए आर बी, फ्यू ए आर बी, द फ्यू ए आर बी, कुछ भी हो जाए, सम का ही रिप्रेजेंटेटिव है। वैसे ही और क्या हो सकता है, और हो सकता है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। उसके बाद क्या हो सकता है, मैक्सिमम ए आर बी, फिर क्या हो सकता है, मिनिमम ए आर बी, फिर क्या हो सकता है, एट मोस्ट, ध्यान रखना, क्या हो सकता है, एट मोस्ट, फिर क्या हो सकता है, एट लीस्ट। इसमें से कुछ भी पूछा जा रहा हो, कुछ भी पूछा जा रहा हो, ये सारे का सारा सम को रिप्रेजेंट करता है। कई सारे में आप देखोगे आपको मिलेगा जनरली, किसको रिप्रेजेंट करता है, सम को। और इन केस किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में नंबर में दिया गया हो, परसेंटेज में, 10% ARB, 20% ARB, 30% ARB, मेक श्योर कि कोई भी परसेंटेज जो 0 से बड़ा हो, इसका मतलब 0.1 ही क्यों ना हो, और 100 से
छोटा हो, 99.9 ही क्यों ना हो, और मैं एक ओवरऑल एवरेज बताने के लिए ये नंबर आपको लिख रहा हूँ कि 1 to 99 कुछ भी लिखा गया है, आपको इसका मतलब क्या कंसीडर करना है, सम कंसीडर करना है। याद रहेगा? याद रहेगा पक्का? तो ये रहा आपके सम का कंडीशन, ये रहा सम का डायग्राम, सम को रिप्लेस करने वाले कितने वर्ड होंगे वो, और उसके लिए और क्या। मैं चाहूँ तो सम के बाद ऑल बता दूँ, सम नॉट बता दूँ, नो बता दूँ, या पहले इससे रिलेटेड स्टेटमेंट, नहीं पहले मैं वही बता देता हूँ, सम के बाद दूसरा, सेकंड पे अपन चलते हैं। अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ सेकंड की, तो सेकंड क्या हो जाएगा, ऑल। स्टेटमेंट में कैसा लिखा मिलेगा बेटा आपको, ऑल ए इज बी, कैसा मिलेगा, ऐसा, ऑल ए इज बी। डन। इसका डायग्राम कैसा बना है, तो सिंपली ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल चीज़ है, जिस पर्टिकुलर वेरिएबल के पहले ऑल लगा हो, जिस पर्टिकुलर वेरिएबल के पहले ऑल लगा हो, उस वेरिएबल को अपने को फ्रेम करना है छोटा, और जो दूसरा वेरिएबल है उसको अपने को फ्रेम करना है बड़ा, दैट इज ऑल ए इज बी। दैट्स वेरी सिंपल, एकदम सिंपल वे में समझिएगा। टोटल 8 टर्म्स में बताने वाला हूँ, 8 टर्म्स क्लियर, टॉपिक क्लियर। डन। तो ये हमारा और एज भी। अच्छा, क्या सम की तरह इस ऑल का भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव है? हाँ बिल्कुल है ना। क्या क्या है? ऑल को रिप्रेजेंट करने के लिए हो सकता है होल, और क्या मिल सकता है, फुल, और क्या मिल सकता है, और मिल सकता है कंप्लीट, और क्या मिल सकता है, और मिल सकता है एंटायर, और क्या मिल सकता है 100%, और क्या मिल सकता है। कई बार ना स्टेटमेंट के पहले कुछ लिखा नहीं रहता, जैसे नहीं लिखा था सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम, ऐसा लिखा रहेगा, ऐसा ये खाली जगह हो जाएगा, और सिंपल ऐसा मेंशन रहेगा ए आर बी। अब अगर ये एम्प्टी प्लेस है, इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना सिंपल, समझ रहे एक बात, समझ लेंगे आप। तो जैसे मैंने सम का बताया, जैसे मैंने किसका बताया, सम का बता दिया, ये वाली कंडीशन, वैसे ये हमारे पास किसका है, ऑल का, और इन दोनों का यूज़ करके आप बहुत आसानी से स्टेटमेंट, कंक्लूजन दोनों फ्रेम कर सकते हैं। डन। चलिए अब आते हैं तीसरे पे, और जो तीसरा है मैं बताना चाहता हूँ इस पेज पे, क्यों वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने ये लिखा है सम, क्या लिखा है, सम, वैसे ही एक दूसरा आता है, थर्ड वन, दूसरा तो मैंने और लिख दिया है, थर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, सम नॉट। स्टेटमेंट वाइज अगर देखोगे तो स्टेटमेंट लिखा रहता है कैसा, सम ए आर नॉट बी, क्या लिखा रहता है, सम ए आर नॉट बी। अब कई सारे टाइम बच्चे ना इस सम ए आर नॉट बी और सम ए आर बी में हो जाते हैं कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, मैंने जब सम ए आर बी बनाया तो मैंने ऐसा बना दिया, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर सम ए आर बी ऐसा है तो ए का बहुत सारा पार्ट, बी का दो बहुत सारा पार्ट अलग है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा, तो नेगेटिव ही तो हुआ, जबकि आंसर है नहीं। अनटिल अनलेस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हो किसी चीज़ के बारे में, नेगेटिव नहीं करेंगे। सिंपल सी बात समझो ना, दो लोग एक दूसरे से दूर खड़े हैं, आप देख रहे हो कि दो लोग एक उस कोने पे खड़े हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो आप ऐसा मान लोगे क्या कि वो दुश्मन है? आप ऐसा मान लोगे कि वो भाई नहीं है? ऐसा भी तो हो सकता है, ब्रदर है, बात नहीं कर रहे, दूर खड़े हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो अनटिल अनलेस डिटेल्ड और डायरेक्ट नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर सम ए आर बी का ऐसा डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि मेंशन है सम ए आर बी, और रिमेनिंग को अलग रखा मैंने, उसके बारे में ऐसा कुछ करके नेगेटिव पुट नहीं किया है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं इस कंफ्यूजन से बाहर निकालूँ तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब आपसे बोला जाता हो सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब ये निकालो, ये पुट करो और ये डायग्राम बना दो, और इस डायग्राम में हमसे बोला गया है कि भाई ये जो ए है, ये जो ए हमने लिया है, इस ए का कुछ ऐसा पार्ट है ये जिसका बी से कैसा रिलेशन है, नेगेटिव, एंड दैट इज सम ए आर नॉट बी। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना, सम और सम नॉट
इज अ डिफरेंट थिंग और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप ऐसा मान लो एक नदी का दो किनारा है, आप इसको सेम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो सिलॉक्स जो इजीएस्ट टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का, जिसको गिफ्ट कंसीडर किया जाता है, आप उसमें गलती कर देंगे, पे बैक करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं? चलिए, क्या इसमें ऐसा कुछ वर्ड है? आंसर है नहीं। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने लिख रखा है ऑल। अब मैं यहीं पे चौथा बना देता हूँ जिसमें मैं मेंशन कर देता हूँ नो। अच्छा, नो बहुत सिंपल है। नो के लिए आप लिखोगे नो ए इज बी, और आई होप आपको याद होगा पिंक का डायलॉग, नो मीन्स नो। नो ए इज बी का मतलब इस ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है। नाउ लेट मी क्लियर वन थिंग। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ए की तरफ से बोला गया है नो ए इज बी, तो नो बी इज ए तो नहीं बोला गया ना। तो मुझे ये बताओ, अगर इस बी को इस ए में ओवरलैप कराओगे तो फाइनली क्या हो गया, एक दूसरे को कवर ही तो करेगा। अगर बी ने ए को टच किया या ए ने बी को टच किया, बात तो बराबर है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया करिए। नो ए बी का मतलब सेपरेट। अब समझो, यहाँ पर भी सम नॉट और नो में कंफ्यूजन कर लेते हैं बच्चे। सम नॉट का मतलब किसी भी, समझ लो, एक फैमिली में 5 मेंबर, दूसरे फैमिली में 5 मेंबर, ए में 5 और बी में 5, तो ए जो फैमिली है उसके जो 5 मेंबर है उसमें एक पर्सन से दूसरे की लड़ाई हो गई है, सम की। बाकियों का नहीं पता, बाकी चारों को लड़ते हुए नहीं देखा गया, हो सकता है हुआ, हम श्योर नहीं है। हमें बताया गया एक पर्सन की लड़ाई होते देखी गई, हम एक का ही मानेंगे, बाकी चारों के बारे में अनटिल अनलेस हम देख न लें। लेकिन अगर बोला गया कि पूरी ए फैमिली का पूरी बी फैमिली से लड़ाई हो गई, तो दोनों अलग रखेंगे सेपरेट। यही है सम नॉट और नो, राइट। नो का डायग्राम आपको समझ में आ गया। क्या इसके लिए कुछ ऐसा वर्ड है? कुछ एक वर्ड है, कई बार यूज किया जाता है। क्या? कई बार यूज किया जाता है नन, कई बार यूज किया जाता है क्या? नेवर, कई बार यूज किया जाता है क्या? ऑल, नॉट, और कई बार यूज किया जाता है क्या? 0%। डन। तो बच्चों, बेसिक सिलॉक्स को समझने के लिए ये आपके 4 वर्ड्स थे। पहला वर्ड आपने देखा सम, दूसरा ऑल, तीसरा सम नॉट और चौथा नो। और अगर ये आपका 100% क्लियर है, इसका मतलब इस टॉपिक में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा। बट क्वेश्चन पे आने से पहले मेरी आदत है, मैं हमेशा वो कराता हूँ। पहले मैं आपको कराऊंगा एक सेगमेंट जिसमें मैं लिखूंगा एक स्टेटमेंट और साथ में 4 कंक्लूजन, और आप चारों कंक्लूजन को चेकआउट करोगे। उसमें 8 कंक्लूजन, और आप चेक करोगे कि कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है और कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग है, राइट। चलिए, अच्छा एक चीज़ और, समझ आ रहा है? लाइक करो, पसंद आ रहा है शेयर कर दो, और अगर दोनों आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दो। मज़ा आता है पढ़ने में, पढ़ाने में, एनर्जी बूस्ट होने में। थैंक यू। चलिए, तो मैं आज सिलॉक्स में आपको 5th टर्म पहले बताने वाला हूँ, और ये 5th टर्म है क्या? 5th टर्म है ओनली। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट कैसा लिखा रहता है? ओनली ए इज बी। अच्छा, इस ओनली ए इज बी को समझाने से पहले मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। सपोज कर लो कि आप ए हो, राहुल हो, आप राहुल हो, मैं आपको पता है मेरा दोस्त है राहुल और राजू। आप राहुल हो, और राहुल एक रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहा है किसी के साथ। तो क्या राहुल चाहेगा कि राहुल जिसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है वो किसी और, मतलब राजू के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करे? ऐसा चाहेगा? आजकल मॉडरेट लोग हैं। स्टिल द आंसर मस्ट बी नो, कि नहीं भाई, राहुल का प्यार है अगर तो वो राहुल के लिए ही रहे, किसी और का ना हो जाए तो मतलब बेहतर नहीं होता, ये अच्छा नहीं लगेगा। मतलब राहुल पजेशन शो कर रहा है, राहुल पजेसिव है, राहुल किसी और के साथ उसका इंटीग्रेशन नहीं चाहता है, राहुल चाहता है कि उसको चारों तरफ से ऐसा घेर के रखे। यही टर्म है ओनली। देखना, समझाता हूँ। पहले उसके पहले एक चीज़ और समझिए। अच्छा, अगर 4 वर्ड है, पर्सन है A, B, C और D। एग्जाम्पल नंबर 2,
अब सुनो, मैं एक बात और बहुत क्लियर आपसे बताना चाहता हूँ, ये मत बोल देना कि सर पढ़ाते कम हो, स्टोरी ज़्यादा सुनाते हो। स्टोरी ज़रूरी है बे, स्टोरी सुनोगे चीज़ें समझ में आएंगी, मज़ा आता है पढ़ने में ऐसा, और मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, मैं बोलूँगा नहीं काम नहीं चलेगा। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हो, इसमें ऐसा लिखा हो ए इज़ टॉलर देन ओनली डी, इसका क्या मतलब हो गया? देखो, इस 4 में ए सिर्फ डी से लंबा है, इसका मतलब ए बी और सी से लंबा नहीं है, नेगेटिव। वहीं पर यह भी बोला जा सकता है कि ए बी और सी से छोटा है, बात तो वही है ना, ए बी और सी से लंबा नहीं है, इक्वल करना नहीं है अपने को, क्योंकि 4 डिफरेंट इन्फॉर्मेशन पहले दी जाती है कि सारे पर्सन की हाइट डिफरेंट है। ए बी और सी से लंबा नहीं है तो ए बी और सी से छोटा है। इसका मतलब ये कि ओनली ना केवल पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देता है बल्कि ओनली नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी रिस्ट्रिक्शन के साथ देता है कि आपको ये भी फॉलो करना है, साथ में ये भी फॉलो करना है। अगर आप ये समझ रहे हैं तो आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। मुझे ये बताओ, अगर इस ओनली ए इज़ बी का मैं ऐसा बना दूँ, ओनली ए इज़ बी, अगर ओनली ए इज़ बी का मैं ऐसा बना दूँ, या ओनली ए इज़ बी का मैं ऐसा बना दूँ, कौन सा ऐसा है जिसमें ए अपना 100% पोजीशन दिखा रहा है बी के लिए, और ऐसा घेरा बना दिया कि बी को बाकी कोई और टच ही ना कर सके? इसमें नहीं भाई, सिर्फ इतना है। इसमें अरे ए खुद अंदर है, बी का पार्ट बाहर है। इसमें हाँ, इसमें इस ए ने चारों तरफ से एक घेरा बना लिया, किसके लिए? बी के लिए। बी उसके अंदर फंसा पड़ा है, डटा पड़ा है, कुछ और नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब कभी ओनली की बात की जाए तो रूल वाइज अगर आप पढ़ो तो एक पैटर्न लगा सकते हो कि ओनली को ऑल में कन्वर्ट कर दो, बट वाइल डूइंग दिस मेक श्योर कि इसकी पोजीशन बदलनी पड़ेगी आपको, सब्जेक्ट प्रेडिकेट और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के पोजीशन पर, और साथ में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बी का बाकी दुनिया के लिए नेगेटिव रिलेशन है। इसका मतलब ओनली ए इज बी मीन्स ऑल बी इज ए, और उस बी का बाकी और किसी से कोई रिलेशन नहीं। डन? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका था टर्म्स वाइज देखें तो नेक्स्ट और लास्ट, जिसको हमने लिखा था ओनली अ फ्यू, और इसी ओनली अ फ्यू में मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ ओनली अ फ्यू ए इज बी। मैंने क्या स्टेटमेंट दे दिया? ओनली अ फ्यू ए इज बी। क्लियर? समझो इसको, बड़ा ध्यान से समझना। अच्छा, ओनली का मतलब अभी मैंने क्या बोला? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और अ फ्यू का मतलब क्या बताया है? सम भी और सम नॉट भी। यही तो बोला। ओनली का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, और फ्यू का मतलब सम, मतलब ओनली क्वालिफाई तो कर रहा है लेकिन कुछ को, तो कैसा कह रहा है? कुछ है और कुछ नहीं है। इसको दूसरे लैंग्वेज में समझो। इसका मतलब ये कि इस ए का बी से पॉजिटिव रिलेशन भी है और इसी ए का बी से नेगेटिव रिलेशन भी हो जाएगा। इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या बोला जा सकता है? सम प्लस सम नॉट। जहाँ कहीं ओनली अ फ्यू लिखा गया हो, जिस वेरिएबल के पहले, इसका मतलब उसका रिलेशन नेक्स्ट वेरिएबल से पॉजिटिव भी हो जाएगा और नेगेटिव भी हो जाएगा। और मैं बहुत श्योर हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये टर्म्स है, समझना कम, दिमाग में रखना ज़्यादा है, बहुत सिंपल होता है। क्या मैं सच हूँ कि आप समझ आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। क्या करना है? जिसके पहले ओनली अ फ्यू है उसका दूसरे से रिलेशन कुछ पॉजिटिव भी बना दीजिए और उसी का दूसरे से रिलेशन कुछ नेगेटिव भी बना दीजिए। खत्म। तो हमने पढ़ा सम, हमने पढ़ा सम नॉट, हमने पढ़ा ऑल, हमने पढ़ा नो, हमने पढ़ा ओनली, हमने पढ़ा ओनली अ फ्यू। ये 6 टर्म ऐसे जिसका यूज़ करके सारे स्टेटमेंट बनेंगे, इसी 6 का यूज़ करके सारे कंक्लूजन बनेंगे। बहुत सिंपल होता है। सो लेट्स गो। अब मैं आपको क्या कराने वाला हूँ? मैं आपको कराने वाला हूँ एक बहुत शानदार चीज़। क्या? एक स्टेटमेंट को लिखने के बाद कितने कंक्लूजन बन सकते हैं, और अगर वो कंक्लूजन बहुत ज़्यादा बन सकता है तो उसमें से कौन सा कंक्लूजन उस स्टेटमेंट पे राइट होगा, कौन सा रॉन्ग होगा, कौन सा डाउटफुल। चलो मैं लिख रहा हूँ, पॉज कर लो, पानी पी लो, गटक लो। सपोज कर लो आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है सम ए आर बी। क्या गिवन है? सम ए आर बी। डन?
अच्छा, मैंने जितना अभी तक आपको बताया इस हिसाब से सम ए और बी का ये डायग्राम बनेगा। अब बात करते हैं किसका, कंक्लूजन का। कंक्लूजन नंबर 1 क्या है, सम ए आर बी। कंक्लूजन नंबर 2, ऑल ए इज बी। कंक्लूजन नंबर 3, सम बी आर ए। कंक्लूजन नंबर 4, ऑल बी इज ए। चारों पॉजिटिव एक जगह लिख दिया, कोई बात नहीं। कंक्लूजन नंबर 5, सम ए आर नॉट बी। कंक्लूजन नंबर 6, सम बी आर नॉट ए। कंक्लूजन नंबर 7, नो ए इज बी। और कंक्लूजन नंबर 8, नो बी इज। अब मेरे बच्चों बड़े ध्यान से समझो, अगर पॉसिबिलिटी लगा दे तो अलग बात है, पॉसिबिलिटी ना लगाए तो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे इतने ही कंक्लूजन बन सकते हैं। अगर हमने इस स्लाइड को अच्छे से समझ लिया, सारे ही कंक्लूजन को एक्सप्लेन करके मैं अगर आपको समझाने में सक्सेसफुल हो गया तो ऐसा मान लो कि सिलॉक्स ज़िंदगी भर के लिए आपके इधर स्टोर हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं अगर इधर भूसा ना भरा हुआ तो। अगर भूसा है, अगर कुछ ऐसा है जो इसको अंदर जाने से रोक रहा है तो पहले आपको एक बार कहीं सफाई कराने की ज़रूरत है। राइट, समझिए। पहला बोला गया है सम ए आर बी। कई सारे जगहों पर इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है कि जो स्टेटमेंट में गिवन है अगर वो कंक्लूजन में गिवन है तो उसको करेक्ट नहीं कंसीडर करते हैं, लेकिन वो कुछ बेसिक्स चीज़ों में जगहों पर है। मेरे हिसाब से बैंकिंग की बात कर ले, आईपी मैट की बात कर ले और जगहों की बात कर ले, करेक्ट करना है। दूसरा क्या बोला, ऑल ए इज बी। अब समझो ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि क्या ये सारा ए बी के अंदर है। आप ध्यान से देखो, हमारे पास सम की इंफॉर्मेशन दी गई है, सम ही बताएंगे ना भाई। जितना बोला गया, जितना बताया गया उतना बोलो ना, एक्स्ट्रा बोलने की क्या ज़रूरत है ऐड ऑन कर देने की। कई बार बच्चे अपने मन से पॉसिबिलिटी भी लगा लेते हैं, सर पॉसिबिलिटी में तो हो सकता है, तो भाई पॉसिबिलिटी पूछे तब तो बोलो, नहीं पूछा तो अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो। सिंपल सा मतलब है कि हम इसको क्या करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 100% रॉन्ग मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सम की इंफॉर्मेशन गिवन थी, सम हमने कर दिया, बाकी जो ए का पार्ट है उसका इस बी से क्या रिलेशन है हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अनटिल अनलेस हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको देने की ज़रूरत नहीं है। वो नॉर्मली होता है, कई बार वर्क प्लेस पे, कई बार डिफरेंट जगहों पे होता है, किसी के बारे में इतना निकला हमने इतना फैला दिया और वो दूसरे तीसरे चौथे पे इतना हो जाता है और पता नहीं कितना हो जाता है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, कंक्लूजन नंबर 3, सम बी आर है। अच्छा, सम ए आर बी है तो सम बी आर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑल बी इज है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई तू ये बता दे क्या सारे का सारा बी इस ए के अंदर है। अब मैं फिर से बोलूँगा, देखो मुझे फ़िलहाल बोला गया है सम ए आर बी, मैंने इसको इतना ओवरलैप करा दिया है, बाकी ये जो पार्ट है ये एक दूसरे से दूर है, एक दूसरे के बाहर है, इसका इससे क्या रिलेशन है मैं नहीं पता। बट लेट मी क्लियर वन थिंग, अगर दो चीज़ें एक दूसरे को ओवरलैप ना करता हो इट डजंट मीन उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। सिंपल सा समझिए, दो पर्सन एक दूसरे से दूर खड़ा हो, एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहा हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहा हो, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि वो दुश्मन है या उसके बीच में लड़ाई हो गई। नहीं, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है वो क्यों खड़ा है, और अनटिल अनलेस आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है आपको एक्स्ट्रा भसर फैलाने की ज़रूरत, समझ रहे हैं, नहीं है। तो बहुत दिमाग लगा के, हमारे पास अनटिल अनलेस किसी के बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन गिवन हो, नेगेटिव कंक्लूड नहीं करेंगे। और सिलॉक्स में एक रूल सिंपली ध्यान रखिएगा, नेगेटिव देने के लिए ऐसा होना जरूरी है और ये मेंशन होता है क्वेश्चन में, अनटिल अनलेस मेंशन नहीं आपने देना नहीं। करेक्ट, चलो इसको हटा देता हूँ मैं। अब क्या लिखा है, हो गया ये, तो हम इसको ना तो राइट करेंगे ना ही रॉन्ग करेंगे, सी एंड डी। कह रहा सम ए आर नॉट बी। अब यहाँ पर बच्चे अटक जाते हैं, कहते सर सम का पार्ट तो ये पॉजिटिव है, यस, ये पार्ट नहीं ही तो है।
नहीं, अभी क्या मैं चिक चिक के बता रहा हूँ, अगर ये ए का पार्ट बी से बाहर है, बी से दूर है, बी की तरफ नहीं देख रहा है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि उसकी लड़ाई हो गई, वो उसका दुश्मन है। हो सकता है डिफरेंट रीजन, हमें नहीं पता। तो आपने क्या कहना है कि देखो तुमने इतना दिया, इतना बता पाऊंगा, सम बोला सम बता पाऊंगा, बाकी की इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी बात ये ध्यान रखिए, अनटिल अनलेस ऐसा क्रॉस न गिवन हो, नेगेटिव कंसीडर मत करिएगा। तो इसको क्या करें, रॉन्ग कर दे? नो, इसके होने के चांसेस है तो इसके नहीं होने के भी चांसेस है। अच्छा, सम बी आर नॉट बी, सी एंड डी, नो एज बी, 100% रॉन्ग, 100% रॉन्ग। अब मैंने यहाँ पर फॉलो डू नॉट फॉलो आपको नहीं बताया, मैंने राइट रॉन्ग और डाउटफुल बताया। तो ध्यान से सुनिए एक बार, अगला 2 मिनट सुन लो, काम खत्म हो जाएगा चैप्टर का। मैं कलर वाइट ले लेता हूँ। क्या बोला, जो राइट है 100% फॉलो, जो रॉन्ग है 100% डू नॉट फॉलो। जो सी एंड डी है 1 2 3 और ये 4, इसके होने के भी चांसेस है, नहीं होने के भी चांसेस है। तभी तो हमने सी एंड डी बोला। होने के चांसेस कब है, जब स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी लिखा हो सम ए आर नॉट बी इज पॉसिबल, सम बी आर नॉट इज पॉसिबल। जब पॉसिबिलिटी लिखा हो तो समझिए, डन। नहीं लिखा गया हो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको नोट डाउन करिए, करेक्ट करिए, आंसर यही होगा। पॉज करके लिख लीजिए, हट जाता हूँ मैं। चलो अब बढ़े आगे, बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं इसमें से ही कुछ लिखी हुई चीज़ों को जितना मिटा सकता हूँ मिटा देता हूँ, नहीं मिटा पाऊँगा मैं, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। ये लीजिए, इसको हटा दिया। फिर मैं यहाँ से, अब ये मैं कर क्यों रहा हूँ ये मैं आपको बताऊँगा। यहाँ से इसको, ये राइट नहीं है भाई, ये हटा दिया, इधर आ जावे, ये हटा दिया। अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ क्या, ऑल ए इज बी, सारे ही ए को किसके अंदर बना दिया, बी के अंदर। डन। स्टेटमेंट एक, इतने सारे कंक्लूजन, चेक करेंगे कौन सा राइट कौन सा रॉन्ग। डन। अच्छा समझो, कह रहा सम ए आर बी। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं नहीं ऑल गिवन तो सम कैसे करेक्ट हो सकता है। डन। मैं ऑफलाइन क्लास में और मैंने जनरली कई बार ऑनलाइन भी पूछ लिया है बच्चों से कि आप मुझे ये बताओ कि आप जिस घर में रहते हो, जो आपका कमरा है, जो आपका कमरा है स्पेशली, पहले है कि नहीं ये डिसाइड कर लो, लेकिन अगर है तो, अगर आपका कमरा है तो क्या वो आपके घर के अंदर है? आप बोलोगे सर ये तो बहुत बेकार क्वेश्चन पूछ लिया आपने, ऑफकोर्स मेरा कमरा मेरे घर के अंदर ही तो मुझे एक बात बताओ, आपके कमरे के अंदर जो राइट कॉर्नर है आपके कमरे का, क्या आपके घर के अंदर है? बोलोगे यस। आपके कमरे में जो बेड है क्या वो आपके घर के अंदर है? बोलोगे यस। आपके कमरे के अंदर जो पिलो है क्या वो आपके घर के अंदर है? बोलोगे यस। बोलोगे सर कितना क्वेश्चन पूछोगे, जब मेरा कमरा ही मेरे घर के अंदर है तो मेरे उस कमरे के किसी भी पार्ट की बात कर लो वो मेरे घर के तो अंदर ही, तो यही तो कह रहा हूँ मैं। अगर ये सारा ए ही बी के अंदर है तो इसे के इस पार्ट की बात करे, इसकी बात करे, इसकी या इसकी किसी की भी बात कर ले, आंसर शुड बी यस। All A's be yes, some B are A yes, all B's A no। B के बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो A के बाहर है और आपको समझना पड़ेगा कि उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। आप करोगे सी एंड डी, पॉसिबिलिटी लगेगा करोगे करेक्ट, पॉसिबिलिटी नहीं लगेगा करोगे रॉन्ग। डन। यस। सम ए आर नॉट भी नहीं भाई, सारे ए बी के अंदर है, हम सोच ही नहीं सकते। सम बी आर नॉट है, फिर गड़बड़ भाई, बी के बहुत सारे पार्ट ए के बाहर है, ये होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, हम इसको क्या करेंगे, कैन नॉट बी। बट फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, कंफ्यूजन में मत रहना कि सर ये बाहर है ये नहीं ही तो है। नो, अनटिल अनलेस डायरेक्ट नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन हो आप डायरेक्ट कंक्लूजन नेगेटिव नहीं करोगे। राइट, मम्मी की कसम है तुम्हें, ऐसा कर दिया तुम गलत कर लोगे। ऐसा नो एज भी गलत, नो बे एज ही गलत। समझ आ रहा है? और कराऊँ या बाकी आप कर लोगे? एक मैं करा देता हूँ, कौन सा, ओनली अ फ्यू वाला, बाकी आपके ऊपर छोड़ दूंगा, आप करा लेना, लिख लेना, मन करे तो कमेंट करके बता देना मुझे कि कैसा होता है। चलो मैं ओनली अ फ्यू का एक पैटर्न फटाफट कराता हूँ ताकि तुम ये ना बोलो कि आधी क्लास करा देते हो, आधी क्लास में बात कर देते हो बहुत ज़्यादा, पूरा कंप्लीट पढ़ाते नहीं हो, चले जाते हो। मैं ये सुन के थक गया हूँ कि सर बातें बहुत ज़्यादा करने लगे हो आप, ये हो जाता है वो हो जाता है, हम पढ़ने आते हैं टाइम ख़राब कर देते हो, ऐसा कुछ। बहुत दुनिया ख़राब है भाई। अगर लिखा गया हो ओनली फ्यू ए
इज बी। तो मैंने अभी आपको बताया कि ओनली अ फ्यू का मतलब है ए का बी से पॉजिटिव भी और इसी ए का बी से नेगेटिव भी। वो वन डायग्राम सही है क्या? सही है, पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है मैं पूछ रहा हूँ तो गलत है। क्यों? क्योंकि गलत आप करते हो, मैं तो सही बता रहा हूँ। क्यों? 15 साल हो गए पढ़ाते हुए बे। चलो, अब लिखा है सम ए और बी, क्या करेक्ट है? यस। दूसरा लिखा है ऑल ए इज बी, जा ही नहीं सकता, ए के कुछ पार्ट का नेगेटिव रिलेशन यहाँ पर तो कैन नॉट भी नहीं करेंगे, 100% रॉन्ग करेंगे। सम बी आर ए 100% यार, सम ए और बी तो सम बी आर ए। ऑल बी इज ए, अब देखो ए की तरफ से नेगेटिव रिलेशन है, समझना ध्यान से, ए की तरफ से नेगेटिव रिलेशन है, बी की तरफ से नहीं है। इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना अपने को। आप एक तरफा प्यार में पड़ा हुए हो, आपकी तरफ से सब कुछ है, दूसरे वाला रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। उसी तरीके से ए की तरफ से नेगेटिव है, बी की तरफ से कुछ नहीं पता, हाथ बढ़ाया, बोला ठीक है भाई डन है। नेगेटिव हमें नहीं पता, तुम अपनी तरफ से करो, कर लो, मेरे को तो बुलाओगे तुम्हारे घर में पूरा ही घुस के चलाऊंगा, खाऊंगी पीऊंगा, उड़ाऊंगा, चला जाऊंगा तुम्हें, ऐसा वाली कंडीशन। ए कह रहा नहीं मैं तो स्टैग्नेंट हूँ, मेरी पूरी फैमिली जाएगी, मेरा बेटा नहीं जाएगा, वो नहीं जाता किसी के यहाँ, मेरा बेटा चला जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाता किसी के यहाँ। बी कह रहा भैया हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तुम खाने अच्छे बनाओ, तुमने कितना भी नेगेटिव फैला रखा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम खाना अच्छा बनाओ, एक बार पूछ लेना आना, पूरा खानदान उलट के चला जाऊँगा, भर के खाऊँगा, चलाऊँगा, भाड़ में जाए रिलेशन, रिश्ता जो भी है देखा जाएगा, ऐसी वाली बात कह रहा है ये। तो मतलब इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। डन। अब क्या कह रहा है? सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी ऑलरेडी तो गिवन है, सम बी आर नॉट है, नहीं पता, नहीं पता, हमें नहीं पता, सच में नहीं पता, होता तो मैं बता देता, नहीं पता है। नो ए इज बी, नो ए इज बी कैसे भाई, यहाँ पर सम का रिलेशन गिवन, ये तो गलत हो जाएगा। नो बी इज ए, देखो बी की तरफ से सम थोड़ा तो गिवन ही है, ये भी गलत हो जाएगा। समझ आई बात? तो देखो मैं छुपाता नहीं, मेरे को पता है तो मैं बताऊंगा, नहीं पता है नहीं बताऊंगा, सिंपल सी बात है। दूसरा एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। ए की तरफ से नेगेटिव रिलेशन बी के लिए यस, बी की तरफ से ए के रिलेशन हमें नहीं पता। क्या ए सारा बी के अंदर जा सकता है? नो। क्यों? नेगेटिव रिलेशन है। क्या बी सारा ए के अंदर जा सकता है? यस। क्यों? क्योंकि बी ने खुलेआम बोल रखा है भैया तुमने मन में नेगेटिव बना रखा है, कीना ब्लैक जो भी है सब बैठा रखा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम घर में खाना बनाओ, मुझे खुशबू लगेगी, तुम बुलाओ ना बुलाओ, पूरा खानदान लपेटे में चलाऊँगा, लपेट के खाऊँगा, आराम से चला जाऊँगा। समझ रहे बात? ये है आपका ओनली अ फ्यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सम, ऑल और ओनली अ फ्यू जो थोड़ा सा मुश्किल है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इट शुड बी प्रेटी क्लियर। बाकी जो तीनों हैं आप उसका अपने एंड से ऐसे 8 डायग्राम लिख के अपने कंक्लूजन चेकआउट करके कमेंट करो ना, मुझे पता चलेगा आपने सही किया है गलत किया है। अगर आपने सही किया है देन वेल एंड गुड, अगर आपने गलत किया तो आप गलत हो, सही करो, सिंपल सी बात। अब करें क्या? अब मैं चाहता हूँ कि आपको 1-2 क्वेश्चन और स्टेटमेंट सॉल्यूशन करना सिखा दूं, बस फिर खत्म। चलो एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 है क्या? ऑल ए इज बी। स्टेटमेंट 2 सम बी आर सी। और स्टेटमेंट 3 ऑल सी इज डी। बहुत सिंपल लिखा है। कंक्लूजन, कंक्लूजन 1 ऑल ए इज डी, और ब्रैकेट में मैंने लगा दिया क्या? पॉसिबिलिटी। कंक्लूजन नेक्स्ट सम डी आर बी। ज़्यादा नहीं लिखूंगा, 2 ही लिखता हूँ, टाइम तुम्हारा ख़राब नहीं करेंगे भैया। चलो और देखो क्या लिखा है? स्टेटमेंट ऑल ए इज बी, हमने सारे ही ए को किसके अंदर रखा? बी के अंदर। सम बी आर सी, डन। ऑल सी इज डी, डन। क्या डायग्राम करेक्ट है? मेरा तो बिल्कुल करेक्ट है, आप चेक करो, अगर करेक्ट है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, करेक्ट कर लेना। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है? ऑल ए इज डी। हमसे कह रहा है कि भाई चेक करो ऑल ए इज डी। देखो ए ये रहा, समझो, कलर चेंज कर लेता हूँ, समझो, ए ये रहा, डी ये रहा। कह रहा है क्या ए डी के अंदर? आप कहोगे भैया ये तो एक दूसरे से दूर है, देख ही नहीं रहा एक दूसरे की तरफ, हमें नहीं पता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, डाउटफुल है। लेकिन डाउटफुल में पॉसिबिलिटी जोड़ोगे 100% करेक्ट। बोला था एग्जांपल, ए और बी 2 फ्रेंड है, सी एक पर्सन है जो ए के घर से निकला, वो उसका बेटा हो भी सकता है नहीं भी, पॉसिबिलिटी में करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सम डी आर बी। क्या कुछ डी बी? अब देखो ऐसा है ना, जब इस डी ने इस सी को ओवरलैप किया तो कंपलसरी होगी बी के भी कुछ पार्ट को ओवरलैप कर दे, तो दूसरा भी करेक्ट है। ये मैंने इसलिए बता दिया ये क्वेश्चन ताकि आप ये समझ जाओ कि स्टेटमेंट का यूज़ करके कई बच्चे अलग अलग बना लेते, वैसा नहीं करना। ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन। चलो अब मैं आज सबसे पहले
आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन भी मैं उसी पैटर्न से कराने वाला हूँ, इस पैटर्न से आपने रिक्वेस्ट की है। मैं क्वेश्चन लिखूंगा ताकि मेरे क्वेश्चन लिखते लिखते, स्टेटमेंट लिखते लिखते आपका डायग्राम क्लियर हो जाए, मेरे कंक्लूजन लिखते लिखते आपका आंसर आ जाए और उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। चलो, सबसे पहले एक स्टेटमेंट मैं मेंशन कर रहा हूँ, स्टेटमेंट नंबर 1 ऐसा मैं लिख देता हूँ। स्टेटमेंट नंबर 1 में सपोज कर लो मेंशन है ओनली अ फ्यू P is Q। क्या लिखा मैंने? ओनली अ फ्यू P is Q। दूसरा, सम Q are not R, and next all R is S। ये स्टेटमेंट, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे लिखते लिखते आपने इससे वेन डायग्राम क्रिएट कर लिया होगा। बिल्कुल, अब मैं पहुँचता हूँ किस पे? कंक्लूजन में। तो सबसे पहले कंक्लूजन नंबर 1 मैं लिखने वाला हूँ क्या? ऑल Q इज P इज पॉसिबल। मैंने क्या बना दिया कि सारे ही Q के P होने की संभावना है। मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेट्स चेक इट आउट। पहले हम वेन डायग्राम क्रिएट करेंगे, देन कंक्लूजन बनाएंगे। दूसरा, कंक्लूजन नंबर सेकंड में लिख देता हूँ, एकदम सिंपल सा लिख दिया मैंने, सम एस आर पी, अगेन मैं ले लेता हूँ क्या? इज पॉसिबल। और एक और कंक्लूजन लिख लेते हैं, कंक्लूजन नंबर 3 मैंने लिख दिया सम पी आर नॉट क्यू। मुझे लगता है मेरे लिखते लिखते आपने कंक्लूजन फ्रेम कर लिया होगा, आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हो। अब मैं अपना आंसर आपको बताता हूँ ताकि आप अपना आंसर मैच कर लो। इन केस कोई शक हो कि नहीं मेरा हो सकता है गलत हो जाए तो हम चेकआउट करने वाले हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। पहला कंक्लूजन, पहला हम क्या लिखने वाले हैं? देखिए, सबसे फर्स्ट ओनली अ फ्यू P इज Q। मैंने आपको बताया था कि ये P इज Q तो वेरिएबल है। जहाँ कहीं ओनली अ फ्यू लिखा हुआ हो वहाँ पर क्या आता है? सम भी आता है, और क्या आता है? सम नॉट भी। तो हम इससे कोशिश करने वाले हैं कि ये जो P है इसका कुछ पार्ट Q में है और इसी P का कुछ पार्ट Q में नहीं है। अब इसी P में से कुछ को इधर लेके चल लेते हैं और कर देते हैं क्या? नेगेटिव। क्या ये ओनली अ फ्यू करेक्ट है? 100% करेक्ट है। नेक्स्ट में क्या लिखा है? सम Q आर नॉट R। कह रहा भैया इस Q का कुछ ऐसा पार्ट है जो R में नहीं है। बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, कई सारे टाइम ऐसा होता बच्चे ये समझ लेते हैं कि अरे ऐसा बोला है सम Q आर नॉट R तो मतलब बचा हुआ जो Q वो R तो होगा ना। जितनी इन्फॉर्मेशन उतना डिसीजन। एक्स्ट्रा ना तो बोलना है, ना तो सुनना है, ना करना है, हमेशा तकलीफ होती है, राइट। अब आगे क्या लिखा है? ऑल आर इज एस। ये सारे का सारा आर किसके अंदर है? एस के अंदर। आई होप आपने मेरे डायग्राम से अपने डायग्राम को मैच कर लिया होगा कि क्या ये डायग्राम 100% करेक्ट है। और अगर करेक्ट हो तो आंसर चेक कर लेते हैं। मैं पहले चेक करूंगा ऑल Q इज P। ये पॉसिबिलिटी तो मैं बाद में देख लूँगा, इसकी रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं है। ऑल Q इज P। अच्छा, ये जो Q है इसका इस P से सम का रिलेशन है। अब हमसे कह रहा है कि क्या ये सारा Q इस P के अंदर आ सकता है? कंफ्यूजन होना बनता है, होना चाहिए। अगर आपने आंसर करेक्ट कर दिया कोई इशू नहीं। अब मेरी बात समझिए, आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर आपने तो ऊपर लिख रखा है सम P आर नॉट Q। यस, बिल्कुल लिख रखा है। तो क्या इस P के जिस पार्ट का Q से रिलेशन नहीं है वो क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो क्या Q की तरफ से भी ऐसा रिलेशन होगा? आंसर है नहीं। मैंने आपको बेसिक्स में सेकेंड क्लास में समझाया था कि सम नॉट एक ऐसा केस होता है जिसके अंदर वाइस वर्सा वाली कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपने मुझे एक थप्पड़ मारा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि मैंने भी आपको एक थप्पड़ मारा, हो सकता है बर्दाश्त करके चला जाऊँ। आपने मुझे गाली दे दी, मैं भी बदले में गाली दे दूँ, बिल्कुल ज़रूरी नहीं, हो सकता है मैं सुन के चला जाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं शरीफ आदमी हूँ। ऐसा लगता नहीं है, मैं एक्चुअल में हूँ। यही कंडीशन है। इस P के कुछ पार्ट का Q से पॉजिटिव रिलेशन और Q के रिमेनिंग पार्ट का इससे क्या रिलेशन होगा हमें नहीं पता। और अगर नहीं पता तो मैंने आपको बताया था आप क्या करने वाले हो, स्टेटमेंट में लिख दिया, आप क्या करने वाले हो C एंड D। और मैंने साथ में आपको ये भी बताया था कि अगर C एंड D के साथ पॉसिबिलिटी एड जोड़े तो 100% करेक्ट हो जाएगा। क्या ये करेक्ट है? यस।
चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है सम एस आर पी, ध्यान से देखना, कह रहा है सम एस आर पी। अच्छा ये रहा एस रहा, ठीक है, और ये रहा पी, क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, क्रॉस कर रहा है? आप कहोगे नहीं सर नहीं कर रहा है। क्या इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन गिवन है? आप कहोगे सर नहीं। तो बेटा अगर वो ओवरलैप नहीं कर रहा है इट मीन्स हमें पॉजिटिव नहीं पता, अगर वो नेगेटिव नहीं गिवन है डायरेक्टली तो हमें नेगेटिव नहीं पता, और अगर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन वेरिएबल थिंग्स इंफॉर्मेशन के बारे में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं पता तो कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आंसर क्या करिए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन जैसे ही आप कहते हो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वहाँ पर अगर अपन पॉसिबिलिटी ऐड कर ले कंक्लूजन 100% करेक्ट हो जाता है। पॉसिबिलिटी कब गलत होता है, 100% राइट हो पॉसिबिलिटी लगा हो गलत, 100% रॉन्ग हो पॉसिबिलिटी लगा हो गलत। जैसे सपोज कर लो ना कि एक पर्सन नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से निकला राजीव चौक के लिए, आपको पता है कि वो राजीव चौक जा रहा है, फिर भी कोई कह रहा है कि अरे मुझे तो लगता है संभावना है वो राजीव चौक जा रहा है। नहीं भाई मैं श्योर हूँ। एक पर्सन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन से निकला, कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता, मैंने उसको नई दिल्ली मेट्रो पे देखा, संभावना बनती है राजीव चौक गया हो, संभावना बनती है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन गया हो, कुछ भी जो पॉसिबिलिटी होगा करेक्ट कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी लगा है, 100% श्योरिटी नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट, सम पी आर नॉट क्यू। अब कह रहा है क्या इस P का कोई भी ऐसा पार्ट है जो 100% श्योरिटी के साथ कह रहा है क्यों नहीं है? तो मेरे बच्चों आप बोलोगे हाँ सर, ये जैसे ही आपने लिखवाया था ओनली इफ यू P इज Q, आपने साथ में लिखवा दिया था सम P आर Q एंड सम P आर नॉट Q, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। सो कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2 एंड कंक्लूजन नंबर 3 सारे का सारा 100% करेक्ट है। क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट उसके पहले मुझे एक बात समझने दो। अगर मैं ऐसा करूं सेव तो नहीं आया, अगर मैं ऐसा करूं शेयर प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट तो क्या आएगा? अगर मैं करूं मेन्यू तो आ जाएगा सेव एज। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ बहुत ध्यान से समझना क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेटमेंट नंबर, अगर स्टेटमेंट की बात करूँ बहुत सिंपल स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ। स्टेटमेंट इज सम ए आर बी, स्टेटमेंट इज sum B R C and statement is sum C R D। वेन डायग्राम बन गया? बन ही गया होगा। चलो अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? कंक्लूजन की। कंक्लूजन इज फर्स्ट कंक्लूजन सम A R C इज पॉसिबल। बहुत ध्यान से देखना, सम A R C इज पॉसिबल रखें नहीं। अभी एक काम करते हैं पॉसिबिलिटी हटा लेते हैं, बार बार पॉसिबल नहीं खेलेंगे, हट जा रहे। डन। उसके बाद मैंने लिख दिया क्या? ऑल बी इज डी। फिर मैंने क्या लिखा? नो, मैंने यहाँ पे क्या लिखना था? ए। नो ए इज सी। और दूसरे में मैंने क्या लिख दिया? नो डी इज बी। ध्यान से देखना, समझना, क्लियर करना। इसी पर मैं और कंक्लूजन भी चाहूँ तो लिख ही देता हूँ ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए क्लियर हो ही जाए, कोई कंफ्यूजन ना बना रहे। मैं एक कंक्लूजन में थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, बस इसमें चेंज करने वाला हूँ। इसमें मैं क्या लिखने वाला हूँ? सम डी आर नॉट बी। अब मैं जो पढ़ाना चाह रहा हूँ वो 100% क्लियर है। आई होप, चूँकि मुझे टाइम भी लगा इस कंक्लूजन को, स्टेटमेंट और कंक्लूजन को लिखते हुए, मैं बहुत श्योर हूँ कि आपने ऑलरेडी डायग्राम बना के चेक कर लिया होगा। अब डायग्राम अगर बना है तो पहला लिखा है सम ए आर बी,
क्या सम ए आर बी, डन। दूसरा लिखा है सम बी आर सी, डन। तीसरा लिखा है सम सी आर डी, डन। क्लियर है क्या? हाँ। अच्छा, कंक्लूजन पे जाने से पहले एक सिंपल सी बात बताओ, इस ए और सी का क्या रिलेशन है? गलती से भी ये मत कह देना सर नेगेटिव रिलेशन है, वो एक दूसरे से दूर है, वो एक दूसरे से दूर है, एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहा है। इसका मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। हो सकता है एक सी से कुछ रिलेशन हो, सी का ऐसे कुछ भी रिलेशन। कई बार होता है ना ऐसा, प्रोफेशनल करियर में मिलेगा, दो लोग एक दूसरे के दुश्मन दिख रहे होंगे बट अंदर से मिले हुए होते हैं। दो लोग एक दूसरे के दोस्त समझ तो आ रहा होता है बट अंदर से भरा पड़ा होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ, इफ़ टू वेरिएबल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर, इट मीन्स आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, राइट। चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं, आप भी पानी पियो, फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे कैसे कैसे क्या हो सकता है। समझिए मैंने क्या बोला, इसको समझिए। कंक्लूजन नंबर 1 कह रहा है सम ए आर सी, कलर चेंज कर देता हूँ, सम ए आर सी। बेटा इस ए का सी से क्या रिलेशन हमें पता ही नहीं है। ए का जो सर्कल ये है और सी का जो सर्कल ये है, ये डायरेक्टली ओवरलैप नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो हम राइट और रॉन्ग नहीं करेंगे, हम सी एंड डी कर देंगे। समझ रहे हैं? अब मैं देखो कंफ्यूज मत होना, मैं बहुत क्लियरली आपको बता चुका हूं कि फॉलो डू नॉट फॉलो क्या होता है। जो राइट होगा फॉलो में, जो रॉन्ग होगा डू नॉट फॉलो में। जो डाउटफुल होता है अगर पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो करेक्ट हो जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं लगाएंगे तो ईदर और का कॉन्सेप्ट तो चेक करोगे ना, वही चेक कराना चाहता हूँ। अगर वो चेक नहीं करना तो आप इसको डू नॉट फॉलो में पुट कर सकते थे। अच्छा, ऑल बी इज डी, बी का डी से सेम रिलेशन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एक दूसरे से दूर है। ए इज सी, सी एंड डी एक दूसरे से दूर है, नो लिखा गया है, बट फिर कंफ्यूज नहीं होना, नो ए इज सी हमें नहीं पता, फिलहाल वो एक दूसरे से दूर है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसका मतलब नेगेटिव है, ऐसा बिल्कुल करेक्ट नहीं है, हमें नहीं पता, हो सकता है। और सम बी आर नॉट डी, ये भी क्या हो जाएगा सी एंड डी। अब मैंने ऐसा सी एंड डी करके क्यों रखा है, क्यों रखा है? क्योंकि मैं आपको यहीं पर बताना चाह रहा हूं एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसको बोला जाता है क्या, ईदर और। पहले समझो ईदर और क्या होता है उसको समझो। ईदर और का बेसिक मतलब क्या, आपके पास टू डिफरेंट ऑप्शन में से जब एक चूज कर लोगे तो दूसरा नहीं चूज करोगे, खत्म। और दूसरा चूज कर लोगे तो पहला नहीं। ऐसा नहीं कि एक चूज कर लिया दूसरे पर नजर बनी हुई है, ये तो अपना है ही, इसको भी देख लेते हैं। दूसरा चूज कर लिया पहले पर नजर बनी हुई, अरे ये तो अच्छा, ये तो देखो ये अपना कर लिया, इसमें बनी हुई। इसमें क्या होता है, ना ये हाथ में रहेगा आपके, ना ये हाथ में रहेगा, आप कहीं के नहीं रह जाओगे। सो ईदर और इज समथिंग, जब आपके पास टू ऑप्शन है, अगर उसमें से एक 100% करेक्ट तो दूसरा गलत हो जाता है, और अगर दूसरा 100% करेक्ट तो पहला गलत हो जाता है। जैसे लेट मी टेल यू एन एग्जांपल, आप ऐसा मान लो आप घर से ग्राउंड के लिए निकले क्रिकेट खेलने, या तो आप पहुंचोगे या आप नहीं पहुंचोगे। अगर आप ग्राउंड में देखे जा रहे हो तो नहीं पहुंचने की संभावना खत्म, अगर आप ग्राउंड में नहीं देखे जा रहे हो तो पहुंचने की संभावना खत्म। सो वेरी क्लियरली, अगर एक करेक्ट तो दूसरा रॉन्ग, दूसरा करेक्ट तो पहला रॉन्ग। समझ आ रही बात? अब इसको चेक कैसे करें, तो बेटा ईदर और समझने के लिए छोटे छोटे कुछ रूल्स हैं। नंबर ऑफ कंक्लूजन कितने होने चाहिए, 2, यहाँ तो 4 है, हो जाएगा क्लियर, पेशेंस रखो। उस कंक्लूजन में जब अपन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए, सेम। अब यहाँ पर ए और सी है तो यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, ए और सी। यहाँ पर बी और डी है तो यहाँ पर मैंने क्या रख रखा है, समझ आई बात? तो मतलब ये कि जैसे ही मैंने एलिमेंट सेम करा, हमारे पास 2 कंक्लूजन की पेयरिंग पॉसिबल होने लग गई। या तो ये दोनों इधर और में जाएगा या ये दोनों इधर और में जाएगा। जाएगा कौन, एक लाइन और लिखूंगा, आप खुद क्लियर कर लोगे। इसमें ऐसा है कि अगर स्टेटस की बात करें तो स्टेटस ईदर और के लिए सिर्फ उसी कंक्लूजन को देखते हैं जो सी एंड डी होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है। और फाइनली साइन की बात करें, अब मैं साइन क्या लिख रहा हूँ वो देख लो। साइन की बात करें, अगर एक में पॉजिटिव तो दूसरे में कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। मैंने क्या बोल दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, समझो इसको। यहाँ पर गैप है, जगह है,
होना चाहिए, नहीं हो तो मैं अगले पेज पे लिख दे रहा हूँ, आप देख लेना। गैप क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव। अगर पेयर में ऑल हो तो ऑल के साथ क्या होना चाहिए? सम नॉट। अगर पेयर में ऑल हो तो आपको लगेगा सर पॉजिटिव और नेगेटिव में, पॉजिटिव और नेगेटिव में सम और नो भी है। अगर एक सम हो तो आप कहोगे सर नो हो सकता है, अगर एक सम हो तो आप कहोगे सम नॉट हो सकता है। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है? सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि जब आपका पेयर ऑल होगा तो ऑल के साथ कौन सा चाहिए? सम नॉट। और जब पेयर सम होगा तो कौन सा चाहिए? सम के साथ नो। अब आप कहोगे कि सर ऑल के साथ नो गलत क्यों, सम के साथ सम नॉट गलत क्यों? ये मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आपको ध्यान रखना है कि हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का पेयर ये होगा तो कौन सा पेयर हो जाएगा? अगर आपके पास ऑल है तो ऑल के साथ कौन सा रखोगे बेटा? सम नॉट। और अगर आपके पास कौन सा पेयर है? सम, तो आप सम के साथ क्या रखोगे? नो। अब समझो, ये एक्सेप्शन है, ऑल और सम नॉट, सम और नो की कंडीशंस को कैसे डिफाइन करो ये मैं अगले केस में बताऊंगा आपको, फिर आप आए इधर और समझ लो। अब इसमें देखना, सम ए आर सी, स्टेटस की बात कर ले, सी एंड डी की बात कर ले, चारों कंक्लूजन सी एंड डी है, पहला रूल फॉलो कर गया। कंक्लूजन 2 होने चाहिए, हमने 2 पेयर्स भी बना लिए। एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। एलिमेंट सेम का मतलब यहाँ पर सम ए सी और यहाँ पर सम ए सी हमने बना दिया, वो भी करेक्ट है। उसके बाद क्या? साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, एक में सम है दूसरे में नो है, तो 100% ये दोनों, इसका मतलब कंक्लूजन नंबर 1 और कंक्लूजन नंबर 3 आपके आंसर में आ जाएगा, ईदर 1 और 3। अब चेक करते हैं क्या 2 और 4 भी है। सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, ऑल बी इज डी, कह रहा कि सारा ही बी डी है, और फिर लिखा सम डी आर नॉट बी। क्या लिखा मैंने? सम डी आर नॉट बी। अब यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियरली समझने की जरूरत है कि बेटा मैंने ये तो बोला कि एलिमेंट्स सेम है, आपने चेक कर लिया एलिमेंट सेम, ऑल बी इज डी एंड सम डी इज बी, एलिमेंट सेम है बी डी और डी बी। क्या एलिमेंट का पोजीशन भी मैटर करेगा? वो आंसर है यस। ना केवल एलिमेंट सेम होना चाहिए बल्कि एलिमेंट के पोजीशंस भी सेम होने चाहिए इन केस ऑफ ऑल और सम नॉट। पोजीशन भी सेम होना चाहिए। अगर पोजीशन सेम नहीं होगा तो आंसर करेक्ट ईदर और में नहीं जाएगा। किस में? ऑल और सम नॉट में। लेकिन अगर बात करूं सम और नो की कंडीशन में, किस में? सम और नो की कंडीशन में एलिमेंट सेम होना चाहिए, पोजीशन डिफरेंट भी हो तब भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में क्लियरली मेंशन कर देता हूं कि अगर हम बात करें ऑल और सम नॉट तो ना केवल पोजीशन सेम होनी चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए, बल्कि इनके अगर पोजीशन की बात करें, पोजीशन भी कैसा होना चाहिए? सेम। लेकिन अगर बात करें सम और नो की, हमें एलिमेंट्स क्या चाहिए? हमें एलिमेंट्स सेम चाहिए, पोजीशन चेंज हो जाए, पोजीशन क्या हो जाए? चेंज हो जाए या सेम हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डन? अब इस क्वेश्चन को समझाने के बाद पता नहीं आपके मन में क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा, मेरे मन में एक क्वेश्चन बन रहा है कि मैंने आखिर ऐसा क्यों बोला, क्यों ऑल के साथ सम नॉट ही लेना है, क्यों सम के साथ नो ही लेना है। आइए समझाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेकिन उसको समझने से पहले आपके दिमाग में एक चीज़ रहना चाहिए जो मैंने अभी अभी बोला है। अभी अभी मैंने आपसे बोला है कि अगर एक करेक्ट हो तो दूसरा 100% रॉन्ग हो जाए, तभी सम और सम, तभी इधर और का कंडीशन बनता है। सपोज कर लो कि मैंने एक लिख दिया सम पी आर क्यू और फिर मैंने लिख दिया सम क्यू आर आर और सम मैंने लिख दिया सम आर एज एस। डन? अच्छा, मैंने लिखा ऐसा सम पी आर एस, फिर मैंने लिख दिया सम एस आर पी और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया नो पी एज एस। मैंने क्या चेंज किया है? मैंने इसमें कोशिश करी है आपको ये समझाने की कि यहाँ पर P और S, S और P पॉजिटिव केसेस में मैंने पोजीशन डिफरेंट कर दिया और नो पीजेस एक ही रखा। तो हमें देखना पड़ेगा कि नो पीजेस एलिमेंट्स की पोजीशन क्या सम के साथ जाएगा या क्या इसके साथ भी चला जाएगा। करेक्ट है? मैंने पिछले स्लाइड में भी बोला है कि सम के केस में
एलिमेंट्स सेम होना जरूरी है, पोजीशन डिफरेंट भी हो तब भी फर्क नहीं पड़ता है। कैसे प्रूफ कर लेते हैं, समझो। मैंने अगर बोला सम पी आर एस, या किसको करेक्ट कर लूँ इसको, मैंने अगर बोला नो पी इज एस, इस पी का एस से मैंने 100% नेगेटिव प्रूफ कर दिया। ऐसा मान लो कि इस कंक्लूजन को 100% करेक्ट कर दिया, तो इस दोनों में से कौन सा 100% रॉन्ग हो जाएगा? अब आप कहोगे सर सम पी इज एस, पी और एस सम का मतलब हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, सम पी इज एस, कहोगे सर नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों नेगेटिव है। अगर मैं बोलूँ कि सम एस इज पी, एस का पी से ऐसा, बोलो सर हो ही नहीं सकता, नेगेटिव है। इसका मतलब कि जब मैंने इस एक को 100% किया करेक्ट, तो ये दोनों ही रॉन्ग हो गए। इस केस में आपके लिए आइदर और कंडीशन, आप इसका इसके साथ बनाओ तब भी बनेगा, इसके साथ बनाओ तब भी बनेगा। यानी कि सम और नो के केस में एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी है, पोजीशन सेम हो या डिफरेंट फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर यही मैं बात करूं, मैंने लिख दिया ऑल पी इज एस, और दूसरा मैंने लिखा सम पी आर नॉट एस, और तीसरा मैंने लिख दिया सम एस आर नॉट पी। अब चेक करो। अब आपको चेक क्या करना है? चेक ये करना है कि इसके साथ ये आइदर और में जाएगा या इसके साथ ये आइदर और में जाएगा। कलर मैंने थोड़ा डिफरेंट ले लिया, चेक कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ कौन सा जाएगा। देन चेक करने का पैटर्न है ऑल पी इज एस को 100% करेक्ट कर देते हैं। तो कुछ टाइम के ऐसे लिए मान लो कि ये पी नहीं था, हमने ऑल पी इज एस सारे ही पी को एस में कर दिया। डन? क्या ये कंक्लूजन 100% करेक्ट हो गया? हाँ हो गया। अब ध्यान से देखना, कह रहा है सम पी आर नॉट एस, कह रहा है कि भाई ऐसा बनाओ सम पी आर नॉट एस। आप कहोगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं पूछूं क्यों? कहोगे सर आपने सारा ही पी एस के अंदर रख रखा है, आप पी के कुछ पार्ट को नेगेटिव कैसे? सारा ही पिच जो है वो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर है, सारा ही जो ताजमहल है वो मैक्रोविजन के अंदर है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ताजमहल का राइट कॉर्नर मैक्रोविजन में नहीं है? ऐसा बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये 100% गलत हो गया। अच्छा, अब मैं बोलूँ सम एस आर नॉट पी, अब मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो एस का कुछ पार्ट है ये पी नहीं है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। मैंने बोला सारा ताजमहल मैक्रोविजन के अंदर है, इट्स ओके। मैं बोलूँ कि सारा मैक्रोविजन ताजमहल के अंदर है, आप कहोगे नहीं। मैं अगर बोलूँ कि मैक्रोविजन का कुछ पार्ट ताजमहल के अंदर नहीं है, आप बोलोगे इस पर्टिकुलर केस में तो श्योरिटी हो जाएगा। लेकिन इस केस में यहाँ पर आप बोलोगे कि सर ये जो एस का पार्ट इस पी के बाहर है, उसका नहीं पता। सर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस कंक्लूजन को हम क्या करने वाले हैं? CND। अब समझिए, मैंने बोला था कि आइदर और में अगर एक राइट हो तो दूसरा रॉन्ग होगा, एक राइट हो तो दूसरा रॉन्ग होना चाहिए। तो क्या इस वाले केस में हो रहा है? यस। क्या इससे होगा? नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि जब कंडीशन ऑल प्लस सम नॉट का हो, तो ना केवल एलिमेंट सेम होना चाहिए बल्कि उनकी पोजीशन भी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और अभी आप ना केवल आइदर और समझ गए बल्कि आइदर और में पेयरिंग ऑल और सम नॉट सम और नो की बनाया जाता है, पोजीशन और एलिमेंट की कंडीशन क्या होती है, आई थिंक आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। राइट? मैं आपको सिलॉग्स में दो चीज़ें बताने वाला हूँ। एक तो ये जो कोडेड है क्या है, और दूसरा ये जो क्या है रिवर्स, ये क्या है। ऑल्दो मैं पीपीटी लेके आया हूँ, पीपीटी बना रखा है, बहुत शानदार पीपीटी बना रखा है, लेकिन नहीं पढ़ाऊँगा पीपीटी से। जब आपने कहा कि क्वेश्चन लिख के कराएंगे, पीपीटी दिखा जरूर देता हूँ कैसी पीपीटी मैंने क्वेश्चंस की फ्रेम कर रखी है। आप एक बार चेक जरूर कर लो, न्यू सेशन में है। ठीक है, कोडेड प्लस
ठीक है, तो देखो सबसे पहले कोडेड, कोडेड में क्या पूछा जा सकता है और आप अटेम्प्ट कैसे करोगे इसको ध्यान से समझना। सिंपल सी बात है, अभी तक लिखा गया था ऐसा, कैसा लिखा गया था, सम ए आर बी। अब कैसा लिख दिया जाएगा, अब लिख दिया जाएगा कुछ ऐसा, अब लिख दिया जाएगा ए हैशटैग बी इक्वल टू सम ए आर बी। समझ आया। दूसरा ऐसा लिख दिया जाएगा ए डॉलर बी इक्वल टू ऑल ए इज बी। डन। तीसरा कैसा लिख दिया जाएगा, ए कॉपीराइट बी इक्वल टू नो ए इज बी। चौथा कैसा लिख दिया जाएगा, एक और साइन ले लेते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू सम ए आर नॉट बी। इसके अलावा भी दिया जा सकता है, हाँ दिया जा सकता है। कैसा कुछ दे दे, सपोज कर लो आपसे ऐसा दे दिया गया कि जहाँ कहीं भी एट द रेट लिखा हो, एट द रेट इक्वल टू क्या करना पड़ेगा आपको, पॉसिबल कंसीडर करना पड़ेगा। ये तो समझो, ये जो पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, पहला जब मैंने इससे ये बनाया, ये तो मेरी कोशिश ये थी आपको समझाने की कि कोडेड सिलॉग इज़ नॉट समथिंग न्यू थिंग जिसमें बहुत सारा ऐसा बदलाव आ गया जो आपको नहीं पता। नहीं, चीज़ें वही है, सम नॉट, नो, ओनली, ऑल, यही सारी चीज़ें रहेंगी। बस जो पूछने का पैटर्न है, जो पूछने का तरीका है, जो परोसने की तरीका वो है, परोसने का जो क्या बोले उसको पैटर्न, उसको बदल दिया गया है। यहाँ पर डायरेक्टली सम ए आर बी लिख दिया गया, आप समझ गए, यहाँ पर हैशटैग यूज़ कर लिएगा, थोड़ा सा एक्सटेंडेड, कुछ खास नया नहीं है। सॉल्व कैसे करें, पूछा क्या जाता है वो देख लीजिए। सपोज कर लीजिए ऐसा लिख दिया गया हो, पी हैशटैग क्यू कॉपीराइट आर डॉलर एस। ये स्टेटमेंट है, ये क्या है, स्टेटमेंट। यहीं पर लिखा गया कंक्लूजन। कंक्लूजन 1 में क्या हो सकता है ये समझ लीजिए। कंक्लूजन 1 में अगर मैंने लिख दिया P कॉपीराइट R। कंक्लूजन 2 में मैंने लिख दिया, 2 में मैंने क्या लिख दिया, 2 में अगर मैंने लिख दिया P हैशटैग S। डन। तो मैंने ये क्वेश्चन का फॉर्मेशन कर दिया आपके सामने, मतलब जो डेटा बेसिकली होता है स्टेटमेंट क्रिएशन और उसके लिए, वो मैंने लिख दिया। अब इससे जो स्टेटमेंट, अब नॉर्मल सिलॉक्स में होता क्या था कि डायरेक्टली स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया होता था, यहाँ पर स्टेटमेंट को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर दिया गया। कैसा किया गया, एक पर्टिकुलर कोड के थ्रू दे दिया गया। अब उसी कोड का यूज़ करके हम यहाँ पर फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या बहुत यूनिक है? नहीं। क्या हम कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। क्या आपने कर लिया? मुझे तो लगता है आपने कर लिया होगा। नहीं क्या, मैं करा देता हूँ, समझो कैसा है। यहाँ पर हैशटैग है और हैशटैग का मीनिंग हमने क्या लिख रखा है, सम। तो मतलब कह रहा है सम पी आर क्यू। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं इस पी का इस क्यू से ऐसा सम का रिलेशन बना दिए। डन। यस। अच्छा, क्यू कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या है, नो। तो क्या कह रहा है, नो क्यू इज आर, इस क्यू का आर से कोई रिलेशन नहीं है, ये हमने ऐसा बना दिया। डन। अच्छा, अब क्या कह रहा है, आर डॉलर एस। डॉलर का मतलब मैंने क्या रख रखा है यहाँ पर, डॉलर। डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है ऑल। तो बेसिकली कह रहा है ऑल आर इज एस, सारा ही आर किसके अंदर, एस के अंदर। डन। क्या इतना क्लियर हुआ? क्या इतना क्लियर हुआ? क्या इसमें ऐसा कुछ भी है जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, बहुत डिफरेंट है, बहुत टिपिकल है? आंसर है नहीं। उसी चीज़ को वे थोड़ा डिफरेंट कर दिया, प्रेजेंट करने का हमने प्रेजेंट कर दिया। राइट। मैं एक कंक्लूजन बेटा और आपके लिए लिख देता हूँ, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी समझने में। अगर मैंने ऐसा लिख दिया, कैसा लिख दिया, एस हैशटैग एट द रेट पी। यहाँ पर मैंने हैशटैग एट द रेट लिखा है ताकि एट द रेट ये जो पॉसिबिलिटी का केस है मैं आपको समझा पाऊँ, बस इसके लिए और कुछ भी नहीं। डन। अच्छा, इस कॉपीराइट का मतलब क्या है, कॉपीराइट का मतलब है नो। तो क्या कह रहा है, नो पी इज आर। अब ये पी और इस आर का, ये पी और इस आर का डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन नहीं है। इस Q से R का नेगेटिव है तो P का जितना पार्ट Q के अंदर है उसका तो हो सकता है नेगेटिव, लेकिन सारे ही P का R से नेगेटिव रिलेशन ऐसा हमें नहीं पता। तो हम इस कंक्लूजन को कर देंगे फिलहाल क्या,
डू नॉट फॉलो। क्लियर? मैं इसमें कंक्लूजन के आंसर्स को समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें कोशिश कर रहा हूं इस पैटर्न को समझाने का जिसको कोडेड सिलॉग्स बोला जाता है। डन? आपको बस ये समझना है कि कोडेड सिलॉग्स इज समथिंग जो नॉर्मल सिलॉग्स को थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन को बदल दिया गया, नथिंग एल्स इज देयर। राइट? अब क्या कह रहा है? पी हैशटैग एस, हैशटैग का मतलब क्या लिखा है? सम। कह रहा है सम पी एस है। अब इस पी का इस एस से देखो तो ना तो डायरेक्टली ओवरलैप कराया गया ना एक दूसरे से नेगेटिव डायरेक्ट गिवन है, तो हमें नहीं पता। हम फिलहाल इसको भी करेंगे रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इधर और के कंडीशन बनने की कंडीशन नहीं है, दो पोजीशन वैसा अवेलेबल नहीं है, तो जो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है वो किस में चला जाता है? डू नॉट फॉलो में। डू नॉट फॉलो। अब लिखा है सम हैशटैग, ऐसा हैशटैग का मतलब सम, मतलब इसका मतलब ये जो है इसका मतलब क्या है? सम, और इसका मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी। तो कह रहा है सम एस आर पी इज पॉसिबल। अब समझो ये एस और ये पी ना तो ओवरलैप कर रहा है और ना ही एक दूसरे को डायरेक्टली नेगेटिव बता रहा है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम सम एस आर पी को क्या करेंगे? सी एन डी, और लगाया पॉसिबिलिटी, क्या करोगे? आपको पता है 100% करेक्ट। तो मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन को समझने के बाद मुझे ये बताओ, क्या कोडेड सिलॉग्स कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ आ रहा हो, आपको मुश्किल लग रहा हो, आपको टिपिकल आ रहा है? नहीं रे भाई, अगर आपने बेसिक सिलॉग्स समझ रखा है तो आपने कोडेड सिलॉग्स भी समझ रखा है, और मैं इसके अलावा कुछ नया क्वेश्चन नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं अभी ही आपको एक HW दे रहा हूँ। क्या HW? क्या आप क्वेश्चन खुद से क्रिएट करें। मैंने ये पैटर्न दे दिया, इस पैटर्न पर कोई भी क्वेश्चन लिख लो। कैसा क्वेश्चन लिख लो? मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, कहीं पे गैप गुप ढूंढ ढांड के मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ डिफरेंट कलर में, ताकि आपको पता चल जाए। सपोज कर लो मैं ऐसा लिख दूँ, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया NOP और Q, और मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया स्टार डॉलर कॉपीराइट। ये हमारा स्टेटमेंट तैयार हो गया। इसी स्टेटमेंट पे यहाँ पर नीचे ऐसा 2 कंक्लूजन या 3 कंक्लूजन तैयार कर लीजिए, आंसर दे लीजिए। दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। डन? कर लोगे कोडेड सिलॉग्स? हो जाएगा, कर ही लोगे, मुझे पता है। तो कोडेड सिलॉग्स इतना ही था और कुछ नहीं है। आगे बढ़िए। आगे अब हम जिस पैटर्न को समझना चाह रहे हैं वो क्या है? रिवर्स सिलॉग्स, है ना? अच्छा, ये लास्ट ईयर बहुत हंगामा मचाया था इस सेगमेंट ने। और क्यों मचाया था इस सेगमेंट ने हंगामा? क्यों मचाया था पता है किसी को? पता होना चाहिए। इसलिए इस सेगमेंट ने हंगामा मचाया था क्योंकि रीजनल रूरल बैंक, IBPS क्लर्क दोनों के ही मेंस में रिवर्स सिलॉग्स पूछ लिया था, रिवर्स इनइक्वालिटी पूछ लिया था, और लोग थे ओहो हो क्या ही हो गया, बहुत भारी हो गया, ऐसी वाली कंडीशन। समझ रहे हैं? तो आइए देखते हैं क्या होता है रिवर्स। अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपको बोलूं कि यहाँ से विस्टा जाना है, सीधे चले गए। अब मैं आपको बोलूं कि बेटा जिस वे से गए हो ना उसी के उल्टा आ जाना, रिवर्स। ऐसा नहीं डायरेक्शन चेंज करके, नो, अब जैसे गए थे उसमें आप, जैसे मैं ऐसे चल के आया फिर मैं ऐसे चल के पीछे चला गया, दैट इज रिवर्स। यही होता है ना, सिलॉग्स में भी वैसा ही है। नॉर्मल सिलॉग्स में स्टेटमेंट पहले दिया गया, कंक्लूजन बाद में। अब क्या होगा? कंक्लूजन पहले दिया जाएगा, स्टेटमेंट बाद में। क्या इसके लिए कुछ एक्सेप्शन, एक्स्ट्रा भयानक एफर्ट करने की जरूरत है? आंसर है नहीं। क्या ये इतना आसान है? हाँ, इतना ही आसान है। बच्चे इसको 2 तरह से अटेम्प्ट करते हैं, एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट की तरफ से और एक वेन डायग्राम बना के। मेंस में पूछा जाता है, आपकी रफ्तार थोड़ी अच्छी होगी, आप वेन डायग्राम बना के बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो कैसा बताओ? वेन डायग्राम बना के? हाँ भाई चलो ट्राई करते हैं। सपोज कर लीजिए कंक्लूजन नंबर फर्स्ट में लिख दिया सम P R नॉट Q। कंक्लूजन नंबर 2 में लिख दिया ऑल Q इज T इज पॉसिबल। ये कंक्लूजन डन। अब मैं क्या लिखने वाला हूँ? स्टेटमेंट। अच्छा, स्टेटमेंट कितने लिखे जाएंगे? तो बेटा इसीलिए रिवर्स सिलॉग्स थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे अभी आपके सामने कितने स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत पड़ेगी? 4। समझिएगा ध्यान से। सपोज कर लो
कि मैंने पहला ऐसे लिख दिया नो P is Q, सम Q R S, एंड फिर मैंने लिखा सम S is T। अब समझना रिवर्स लॉक्स का मतलब क्या होता है। ये दोनों ही कंक्लूजन आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट करेक्ट है। सिर्फ एक करेक्ट हो जाए दूसरा रॉन्ग हो जाए तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। दोनों ही कंक्लूजन, ये बोथ कंक्लूजन शुड बी करेक्ट इन अ सिंगल स्टेटमेंट। अब मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया, मैं ऐसे दूसरा स्टेटमेंट लिख देता हूं। दूसरा मैंने क्या लिख दिया, नो Q is S, सम T R S, and all P is Q। एक और लिख देता हूँ मैं आपके लिए, एक ऐसा बना देते हैं, कैसा, ऐसा बना देते हैं, सम Q R not T, सम T R S, and all S is Q। देन तो क्या ये मुश्किल है? नहीं। क्या करना पड़ेगा समझो। अच्छा देखो, ये लिटरली ये लिख के पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, पीपीटी से आसान हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है, लेकिन तुम लोगों की वजह से लिख के कराना पड़ रहा है और कुछ भी नहीं। पीपीटी में क्या होता है, डायरेक्टली एक क्वेश्चन हो जाता, लिख देता मैं। तो मुझे लगता है कि चेंज करना चाहिए पैटर्न। मैं उम्मीद करूंगा नेक्स्ट टाइम आपके कमेंट का कि सर ये वाला पैटर्न ही जारी रखो या लिख के करो, क्योंकि अब देखो वैसे भी समझो मेरी बात, अगला जो चैप्टर हमारा शुरू होने वाला है वो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल शुरू होने वाला है, और सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में आप नहीं करा सकते लिख के, आपको क्वेश्चन पीपीटी में फ्रेम करना ही पड़ेगा। सो अलाउ मी टू गो विद पीपीटी। ओके चलो, अब हमसे कह रहा है सम पी आर नॉट क्यू, चेक करना ये इसमें करेक्ट है, इसमें या इसमें। पैटर्न मैंने दो बताया, एक तो डायरेक्टली चेक करने का, दूसरा क्या करेंगे, ये फर्स्ट स्टेटमेंट का मैं बना रहा हूँ डायग्राम, लिखा है नो पी इज क्यू, इस पी का क्यू से कोई रिलेशन नहीं, सम क्यू आर एस इस वेट मैंने गलत कर दिया, मैंने बोला नो पी इज क्यू, इस पी का क्यू से कोई रिलेशन नहीं है, बोला सम क्यू आर एस, क्यू का एस से ये, एंड सम एस एस टी एस एस टी। ये हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट का। सेकेंड स्टेटमेंट का डायग्राम मैं इधर बना रहा हूँ, नो क्यू इज एस, क्यू का एस से कोई रिलेशन नहीं है, सम टी आर एस, सम क्या हो जाएगा, सम टी आर एस ये, और ऑल पी इज क्यू, सारे का सारा पी क्यू है, दूसरे का ये, और तीसरे का मैं ये बना देता हूँ, सम क्यू आर नॉट टी, कुछ क्यू का रिलेशन टी से नेगेटिव है, सम टी आर एस, कुछ टी एस है, एंड ऑल एस इज क्यू, सारे। अच्छा ये मैंने ऑल इज एस क्यू, तो ये एस को इधर फ्रेम करने की ज़रूरत है। कैसा, ऑल एस इज क्यू का मतलब मैं स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज कर लें, सम क्यू आर नॉट टी, सम टी आर एस, एंड ऑल एस इज क्यू को क्या कर देते हैं पी, तो यहां मैं बना देता हूं सम टी आर एस और ऑल एस इज पी। करेक्ट। तो देखो मैंने यहां पर दो स्टेटमेंट, दो कंक्लूजन लिखा, तीन स्टेटमेंट लिखा। अब मुझे क्या करना, ध्यान से समझना, अब मुझे सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर कंक्लूजन और ये कंक्लूजन इसमें करेक्ट है, दोनों इसमें करेक्ट है, ये दोनों इसमें करेक्ट है। एक बेसिक पैरामीटर पे चेक कर ले, जैसा नॉर्मल सिलॉक्स में करते हैं। तो क्या लिखोगे, सम पी आर नॉट क्यू, ये पी और क्यू का देखो टोटली ही नेगेटिव रिलेशन है, कह रहा है कि ये पूरे का पूरे पी क्यू में नहीं जाएगा, तो क्या सम नॉट करेक्ट है, 100% करेक्ट है। कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर टोटल नो है तो सम क्यों लिख रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या विस्टा बिल्डिंग और उड़ान बिल्डिंग एक दूसरे में है? आप कहोगे नहीं सर, पूरा विस्टा बिल्डिंग, पूरा उड़ान बिल्डिंग अलग है। 100% श्योर, यस। अब मैं आपसे ये बोलूं कि विस्टा बिल्डिंग का रूम नंबर 915 उड़ान में नहीं है, आप क्या कहोगे, सर करेक्ट बोल रहे हो। क्यों?
पूरा ही विस्टा जब उड़ान में नहीं है तो विस्टा के किसी भी पार्ट की बात कर ले वो उड़ान में नहीं ही होगा। और ये विस्टा उड़ान क्या है, मैं जिस स्कूल में वर्किंग हूँ, द बिगेस्ट रेसिडेंशियल स्कूल ऑफ इंडिया, मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर। यस, चलो अब क्या लिखे, लिखा ऑल क्यू इज टी इज पॉसिबल, कह रहा है सारा क्यू। अब मुझे ये बताओ इस क्यू का इस टी से क्या रिलेशन, आप बोलोगे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, कोई रिलेशन गिवन नहीं है, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। इसका मतलब ऑल क्यू इज टी, ये जो है सी एंड डी, और पॉसिबिलिटी क्या हो गया, करेक्ट। तो बेटा समझो ये पहला कंक्लूजन, ये दूसरा कंक्लूजन, दोनों का दोनों फर्स्ट स्टेटमेंट में 100%। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये। क्या दूसरा चेक करने की जरूरत है? हाँ, कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है नॉन ऑफ दीज की कंडीशन, अदर कंडीशन। सो चेकआउट कर लेते हैं। कह रहा है सम पी आर नॉट क्यू, इसमें कर सकते हैं क्या? नहीं, सारा पी ऑलरेडी क्यू के अंदर है, तो नेगेटिव सोचेंगे नहीं, मतलब पहला वाला इसमें करेक्ट नहीं हुआ, गलत होगी। अब इसको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये ऑप्शन ही गलत। इसमें चेक कर लेते हैं। कह रहा है सम पी आर नॉट क्यू। अब मेरी बात समझो, इस टी का इस क्यू से नेगेटिव रिलेशन, लेकिन कितने का? सम नॉट का, इतने का। अब इस क्यू से टी का, इस टी से क्यू का क्या रिलेशन, इस एस से क्यू का क्या रिलेशन, इस पी से क्यू का क्या रिलेशन, क्या आपको पता है? नहीं पता। ये दोनों दूसरे से दूर है, दूर होने का मतलब नेगेटिव होना नहीं हो सकता। इसका मतलब ये पहला ही कंक्लूजन जिसमें भी करेक्ट नहीं, तो ये गलत। आंसर फर्स्ट, नहीं भी चेक करते तो चल जाता। बट मुझे समझाना था आपको कि रिवर्स लॉक्स का मतलब कंक्लूजन पहले स्टेटमेंट बाद में। आपने क्या करना है, आपको चेक करना है जितने भी कंक्लूजन्स गिवन हो वो सारे का सारा किसी एक स्टेटमेंट में करेक्ट हो जाए, वो स्टेटमेंट 100% आपका आंसर बन जाता है। डन। यही था आपका रिवर्स लॉक्स, यही था आपका कोडेड सिलॉक्स। अगर आपने बेसिक नॉर्मल स्ट्रक्चर फ्रेमिंग, नॉर्मल स्टेटमेंट कंक्लूजन, नॉर्मल 5-6 टर्म, सम नॉट, ऑल, नो, ओनली अ फ्यू, अगर ये छः चीज़ें आपने अच्छे से समझ रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं पढ़ाता ही ऐसा हूँ, कोशिश ऐसी रहती है। आप बेसिक्स पैरामीटर पे क्लियरली काम कर लो तो रिमेनिंग जो चीज़ें होती है, चाहे टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, उसमें डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाला हूँ, इस सिलॉक्स में जितने भी डिफरेंट पार्ट्स मैंने आपको पढ़ाया है, उन सारे ही पार्ट्स को मर्ज करके एक 30 मिनट्स का वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कोशिश करेंगे 15 क्वेश्चन सॉल्व करें मैं, और 15 क्वेश्चन आप भी, और दिस टाइम विद पीपीटी। राइट। अब आपको ये पैटर्न पढ़ाना समझ आ रहा हो तो क्या करना पड़ेगा, क्या बोला था मैंने, समझ आ रहा हो तो शायद मैंने बोला था लाइक कर देना, पसंद आ रहा हो क्या करिएगा, शेयर, और अगर समझ भी आ रहा हो, मज़ा भी आ रहा हो, तो क्या करना है, सब्सक्राइब एंड शेयर। राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।